हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स बात करेंगे हम भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम भारतीय संविधान की संविधान सभा से शुरू किया था, जहां हमने संविधान सभा, उसके बाद जो है संविधान के स्रोत और संविधान की प्रस्तावना, देन उसके बाद संविधान का भाग 1, संविधान की अनुसूचियां, ये जो 5 क्लासें हम क्या है कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आज जो हम पहुंच चुके हैं मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर, और दोस्तों देखेंगे आज मौलिक अधिकार को। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यह क्लास जो है दोस्तों 0 से हीरो तक की क्लास है। इसमें जो है हर एक पहलू को, प्री मेंस, इंटरव्यू, सभी तक की बातों का, मैं जहां तक मेरा अनुभव है, इंटरव्यू तक का अनुभव है, उन सभी की बात की जाएगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर लेवल के प्रश्न की बात की जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, किसी प्रकार का टेक्निकल इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है कई तरीके से पढ़े जा सकते हैं। एक तो तरीका है आपकी फैक्ट इनके याद कर ले, आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन क्या इतना टॉपिक फैक्ट पढ़ लेना कम काफी होगा? चलिए देखते हैं, और इसे जो है पढ़ने के एक नया जो है तरीका आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या क्या पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकारों में, हर कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, एक एक पहलू को इसके देखने का प्रयास करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों वो देखिएगा। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स वो पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकारों के बारे में। इसमें सबसे जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये है, पेन लगता है मुझे काफ़ी पतला है, ये वाला सही है शायद। ये पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है दोस्तों, वो होगा कि मौलिक अधिकार क्या हैं। देन हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, इन पर बात करेंगे फ्रेंड्स भारतीय संविधान में क्या स्थिति है, इसकी बात करेंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम मेंस के टॉपिक पर एक जबरदस्त चर्चा करेंगे कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। यदि समय रहेगा तो मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी अगली क्लास होगी वो हम आर्टिकल शुरू करेंगे इसके पश्चात, लेकिन इसके पहले जो है मौलिक अधिकारों का बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं एक एक पहलू पर। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या। फ्रेंड्स बड़े ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हर पहलू पर चर्चा की जाएगी दोस्तों, सभी कुछ आएगा एक करके समझते जाइएगा। सबसे पहली बात की मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो दोस्तों किसी भी देश में जब कोई व्यक्ति निवास करता है, तो नागरिक निवास करता है, तो वहाँ की शासन प्रशासन और राजा का कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, वहाँ की जनता को एक ऐसी आदर्श स्थिति उपलब्ध करवाए ताकि वो क्या कर सके, उचित अपने जीवन निर्वहन का उपयोग कर सके। प्राचीन काल में दोस्तों, मध्यकाल में आप देखते रहे हैं कि व्यापारी व्यापार करना चाहता है परंतु उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन हमें इसमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अधिकार दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, एक जो है स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, संस्थाओं का गठन कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का पालन कर सकते हैं, हमें छुआछूत जो है किसी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है ऐसे अधिकार बताते हैं। तो एक देश दोस्तों, मान लीजिए यह देश है, और इस देश में जो है ऐसा मान के चलिएगा कि यहाँ पर जो शासन करने वाला कोई व्यक्ति है, राजा है। तो राज्य के जो न्यायिक सिद्धांत होता है, एक जो नैतिक सिद्धांत है, उसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी इस राजा पर भरोसा करता है, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति रह पाते हैं, तो इसे राजा शासन और इसकी जो सर्वोच्च सत्ता है इस क्षेत्र की, इसका कर्तव्य है कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति की भूख प्यास से लेकर के हर अधिकारों की रक्षा करे और उनके जीवन की रक्षा करे, उनके विकास के लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाए। तो यही सब उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूल। मौलिक का मतलब ही क्या है, मूल है। यानी कि ऐसे अधिकार, मूल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जड़ होता है। मूल को अगर देखेंगे इंग्लिश में जीव विज्ञान के अंदर रेट क्या मतलब जड़ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। जड़ जो होती है किसी भी चीज की मजबूत होती है, आधार होता है। तो मूल अधिकार जो जड़ के रूप में ऐसे अधिकार है जो आवश्यक ही है, वही क्या है, मूल अधिकार है। तो ऐसे अधिकार जो मानव के मूलभूत
फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइपिंग में इशू हो सकता है, लेकिन अब समझिएगा कि ऐसे अधिकार जो मानव के मूलभूत मूलभूत विकास के लिए आवश्यक है। मूलभूत विकास दोस्तों अगर बात करें, उचित पोषण मिल सके, उचित विकास मिल सके। मूलभूत विकास में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भौतिक विकास शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मूलभूत विकास की अगर बात की जाए तो इसमें फ्रेंड्स भौतिक विकास भी शामिल होता है और इसमें जो है आंतरिक विकास भी शामिल होता है। आंतरिक विकास हर कोई आजकल जो है भौतिक विकास ही कर रहा है। गाड़ियां खरीदना, व्यापार करना, बड़े बंगले खरीदना, पैसा जोड़ना, ये सब क्या है दोस्तों, भौतिक विकास है। आंतरिक विकास क्या है, मन का विकास होना, मन की सहनशक्ति का विकास होना। तो इन विकास के लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिन अधिकारों की व्यवस्था की गई है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर मौलिक अधिकारों का जन्म कैसे हुआ, मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो है ब्रिटेन को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझना होगा। ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि दुनिया में पहली बार फ्रेंड्स 1215 ईस्वी में, कब? 1215 ईस्वी में इंग्लैंड जिसे क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड में अधिकार पत्र एक क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। एक जो है अधिकार पत्र प्रकाशित किया गया था और इस अधिकार पत्र में दोस्तों कुछ जो है अधिकार बताए गए थे और वही अधिकार क्या है दोस्तों, आगे चलकर के समय समय पर परिवर्तित होते रहे और लोगों के मूल अधिकार बन गए। तो मौलिक अधिकारों की जननी किसे फ्रेंड्स कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा, ब्रिटेन को कहा जाता है। फ्रेंड्स यदि दूसरे प्रश्न की बात करें, मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकारों का जनक दोस्तों अमेरिका को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है, अमेरिका, क्योंकि जिस प्रकार से माँ का काम होता है किसी चीज को जन्म देना, तो जन्म तो इनका मौलिक अधिकारों से कहा हुआ, ब्रिटेन से हुआ, परंतु उनकी रक्षा जो की गई पहली बार जो संवैधानिक तौर पर दिया गया वो किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा दिया गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अमेरिका को मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। भारत में अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में मौलिक अधिकार को जनक किसे कहते हैं। मैं बता देता हूं, जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इनका जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो फ्रेंड्स से 13 दिसंबर 1947 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पहली बार उस उद्देश्य प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों को एक संवैधानिक रूप से तैयार किया गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों का जनक कहते हैं। क्या फ्रेंड्स इतनी बातें क्लियर हुई कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की जननी कौन है, मौलिक अधिकारों का जनक कौन है, भारत में जनक किसे कहा जाता है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अगली जो है हमारे पास में एक जो शब्द है आपके पास में, मैग्ना कार्टा है। कई बार ये प्रश्न दोस्तों आ जाता है, अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में देते हैं, तब भी वहां पर पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैग्ना कार्टा। मैं एक बार फिर से ऐसा लिख देता हूं, मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, चलिए जानते हैं। मैग्ना कार्टा का दोस्तों सीधा सा अर्थ होता है अधिकार से है। इसका आशय किससे है फ्रेंड्स, अधिकार पत्र से है कि जब औपचारिक रूप से किसी को अधिकार दिए जाते हैं तो जिस भी क्षेत्र का होगा उस क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैग्ना कार्टा हो जाएगा। पहली बार फ्रेंड्स क्या हुआ कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा क्या किया गया, एक अधिकार पत्र प्रेषित किया गया और इसमें कुछ जो है लगभग अधिकार जनता के लिए उल्लेखित थे। इसे ही क्या कहा गया दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जहां पर अधिकारों की चर्चा होती है वहां का संबंध किससे होता है, मैग्ना कार्टा से होता है। पहली बार 1215 में यह काम जो है ब्रिटेन में हुआ था। फ्रेंड्स अगर आपसे प्रश्न दूसरा पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, दोस्तों जो भाग 3 है इसे क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं दोस्तों, भाग 3 को कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो है भाग 3 के अंतर्गत क्या किया गया है, देखिएगा जस्ट मिनट। भाग 3 को दोस्तों, भाग 3 के अंतर्गत जो है किसकी व्यवस्था की गई है, अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के
35 तक उल्लेखित हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये हो गया आपका फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा। अगली बात करें तो वो क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है, इस पर हमें चर्चा करनी है। भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों की स्थिति की बात की जाए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, पहली बात समझिएगा, ये भाग 3 में उल्लेखित है। भाग 3 में उल्लेखित है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक उल्लेखित हैं। और दोस्तों बात करें तो ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। कैसे अधिकार हैं फ्रेंड्स, यह जो है आपके संवैधानिक अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में यह जो है उल्लेखित है। फ्रेंड्स अगर अगली बात की जाए कि भारतीय संविधान में कहां से मौलिक अधिकारों को लिए गया है, तो आप बताइएगा कि अमेरिका से जो है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों को लिया गया है। क्या इनका दोस्तों मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य में हनन नहीं होता है, सामान्य में इनका हनन नहीं होता है। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर फ्रेंड्स से आपातकाल लागू हो जाता है, क्या है, आपातकाल लागू हो जाता है, तो ऐसे में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर इनके अलावा जो है मौलिक अधिकारों का राष्ट्रपति की सूचना के बाद जो है फ्रेंड्स क्या कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अगली बात करते हैं दोस्तों, और अगली बात है कि मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए हुए थे। फ्रेंड्स बड़ी ध्यानपूर्वक बातों को समझिएगा कि जो एक चीज की बात की जा रही है, मूल संविधान की बात की जा रही है, वर्तमान संविधान की। दोस्तों अगर मूल संविधान में अगर बात की जाए कि मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे दोस्तों, तो 7 थे, याद रखिएगा। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। एक अधिकार क्या कर दिया गया है, आजादी के बाद जो है हटा दिया गया था। वो कब हटाया गया था, हम बात करेंगे। मूल संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। पहला जो था आपका क्या था, समानता का अधिकार था। दूसरा क्या था आपका, स्वतंत्रता का अधिकार था। और तीसरा आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार था। और चौथा जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। पांचवा जो था आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार था। छठवां जो था आपका वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सातवां जो था आपका संपत्ति का अधिकार था। समानता के अधिकार की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के ये आपका जो है 18 तक विस्तृत था। अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो दोस्तों आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक जो है उल्लेखित था। अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में जो है शोषण का अधिकार विस्तृत था। अनुच्छेद 25 से लगा करके दोस्तों 28 तक जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। 29 और 30 में फ्रेंड्स जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार था। अनुच्छेद 32 में जो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 31 में दिया गया था। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार था। लेकिन फ्रेंड्स ये जो आपका जो है संपत्ति का अधिकार है, इसे आगे चल करके इसे जो है फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में क्या कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया। और कहां भेजा गया, आर्टिकल 300 ए में दोस्तों इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे मूल अधिकार से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इस प्रकार से क्या थे दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से बात करें 7 अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, परंतु वर्तमान में जो है यह संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों नहीं है। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ये प्रश्न दोस्तों हजारों बार पूछा गया है कई एग्जामों में, 21 संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। तो आप क्या बताएंगे, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसे क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, जो वर्तमान में कहाँ है, अनुच्छेद 300 में जो है ये दिखाई देता है। चलिए अब हम अगली स्लाइड की बात करते हैं फ्रेंड्स से। बहुत अच्छा मजा आएगा, यकीन मानिए, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखिए, एक भी पहलू नहीं छूटेगा। एक बार आप मौलिक अधिकार तो पढ़िए, जीवन में फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अगले की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों की। किसकी बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का फ्रेंड्स पता होना जो है बहुत जरूरी है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो है मौलिक अधिकारों की, इनकी बात करते हैं।
अगर फ्रेंड्स बात की जाए कि मौलिक अधिकारों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता ये है कि मौलिक अधिकार जो है जड़ नहीं है दोस्तों, गतिशील है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि मौलिक अधिकार जो है इनमें परिवर्तन परिवर्तन जो है किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि मौलिक अधिकार जो है एक क्या है, जुड़े हुए हैं और ये कैसे जड़ नहीं है, इन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें संशोधन किया जा सकता है, अर्थात इन्हें गतिशील बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने क्या किया था, 44वां संविधान संशोधन किया था और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संपत्ति के अधिकार को दोस्तों क्या कर दिया था, जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया, हटा दिया। समय समय पर हमने आर्टिकल 15 में 16 की संशोधन किया है, 16 में किया है। अभी जो है हम दोस्तों 103वां संविधान संशोधन किया था, मौलिक अधिकारों से ही संबंधित था, जिसमें क्या दिया गया था, ईडब्ल्यूएस को जो है, ईडब्ल्यूएस को क्या दिया गया था दोस्तों, आरक्षण की बात इसमें की गई थी। तो ये भी क्या मौलिक अधिकारों में ही संशोधन था। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आया कि मौलिक अधिकार जड़ नहीं दोस्तों, गतिशील है, अर्थात इनमें परिवर्तन संभव है। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है फ्रेंड्स कि इनमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है, मैं इसमें अलग से दोस्तों बात करूंगा, बहुत बेहतर तरीके से बात करूंगा, क्योंकि मेंस का ये समझ में नहीं आता है, मुझे समझने में काफी समय लग चुका था, मैं इसे समझाऊंगा। दूसरी बात की जाए फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार दोस्तों निषेधात्मक प्रकृति की है। तो मौलिक अधिकारों की अगर पूछा जाए प्रकृति क्या है, तो क्या बताएंगे आप दोस्तों, निषेधात्मक प्रकृति के हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स से अगर इसमें ऐसा मैं चिन्ह लगा दूं, क्यों, तो क्योंकि यह सरकार पर जो है, सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं, सरकार पर जो है प्रतिबंध लगाते हैं। कैसे? आप इनको पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल देखेंगे। जो है सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगी। सरकार जो है सार्वजनिक स्थलों में भेदभाव नहीं करेगी, नियुक्ति में भेदभाव नहीं करेगी, धर्म के किसी भी धर्म का जो है समर्थन अथवा उसका हनन नहीं करेगी। तो हर शब्द में क्या आ रहा है दोस्तों, हर बार में देखा होगा कि नहीं आ रहा है। सरकार जो है बोलने के अधिकार को नहीं रोकेगी, सरकार ऐसा नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, आपकी निषेधात्मक प्रकृति हो जाएगी। दूसरे नंबर अगली अगर विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, जिनका संविधान में उल्लेख है, वो संवैधानिक अधिकार होते हैं। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है, इसमें भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। ये मेंस में भी इसमें आपका टॉपिक आता है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं लिखिए। तो आप जो है किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं, जो मैं विस्तार कर रहा हूँ उसको आप भाषा में लिख सकते हैं, बाकी ये हेडिंग लिख सकते हैं। मानवीय विकास के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों, अगर मानव को क्या करना है, उचित विकास करना है। अब जैसे कोई यह मान लीजिएगा, भाई समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ किसी धर्म जाति से मेरा संबंध ना होकर कि ये कोई मानव है, ठीक है, ये ऐसा मान लीजिए कोई भाई ये मानव है। अब इस मानव को जो है रहने के लिए क्या चाहिए, इस मानव को रहने के लिए जो है एक घर चाहिए। क्या चाहिए? घर चाहिए। उचित क्या चाहिए, पोषण युक्त अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हर व्यक्ति व्यापारी नहीं होता है, कुछ व्यक्ति को जो है खुशी भी चाहिए, और हर व्यक्ति को खुशी जो है कई लोगों को किस में नहीं मिलती है, व्यापार करने में नहीं मिलती है, पैसा में नहीं मिलती है। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए कई लोगों को भगवान का भजन करने में क्या मिलती है, खुशी मिलती है। कोई भगवान का भजन करता है, कोई ईश्वर का भजन करता है, कोई अल्लाह का भजन करता है, कोई साईं का भजन करता है, कोई सिख धर्म का भजन करता है। तो उन पर भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा विकास हो पाएगा ना। इसलिए मौलिक अधिकारों में दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें जो है आपको रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये हमारे विकास का सवाल है। तो क्या करते हैं, मानवीय विकास की आदर्श दशाएं उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों ये शिक्षा का अधिकार देते हैं। क्या देते हैं? शिक्षा का अधिकार देते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या है, कोई मनुष्य है, अब उसे जो है खाना तो अति आवश्यक है। क्या है? खाना तो आवश्यक है। जब उसको क्या है प्राकृतिक रूप से क्या मिला हुआ है, मुंह मिला हुआ है, और खाने के लिए जो प्राकृतिक तंत्र मिला हुआ है, तो खाना तो खाएगा ही। अब ऐसा मान लीजिए कि विदेश में आप देख सकते हैं कोरोना लग गया था, कोविड-19 लग गया, सभी को बाहर निकलने पर वो कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 20 और आर्टिकल जो है 21 ये आपको हर स्थिति में क्या देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि इन्हें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण और देह की रक्षा करने के लिए
कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो ये हर जो है विकास की चीज़ उपलब्ध करवाते हैं, आदर्श दशाएँ उपलब्ध करा सकते हैं और इनके सहारे व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना उचित विकास कर सकता है। हालाँकि वो बात अलग है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार फैला है, किसी के सामने मौलिक अधिकारों की बात करोगे तो क्या कर देगा, आपका जो स्थानीय पुलिसकर्मी भी होगा वह भी कह देगा कि ज्ञान मत दो। ठीक है, तो वो बात अलग है, लेकिन आपको जानना चाहिए। और इसमें जो अगर इनकी अवहेलना होती है, अगर इनकी रक्षा नहीं की जाती है, तो दोस्तों क्या कर सकते हो, संवैधानिक प्रावधान के अधिकार के प्रयोग करते हुए आर्टिकल 32 का उपयोग कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाइए। वहां पर अभी अनुच्छेद 32 में बताऊंगा कि किस प्रकार से अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके जो है किसी भी कार्यपालिक संस्था के खिलाफ में जो है याचिका लगाई जा सकती है, अपने को न्याय प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा जो है प्रावधान करते हैं कौन, आपके अनुच्छेद 32। संशोधनीय है दोस्तों, मौलिक अधिकार कैसे हैं, संशोधनीय है, अर्थात मैंने पहली विशेषता करती थी कि हालांकि इसे दोस्तों एक वाद हुआ 1951 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा संशोधन नहीं, संशोधन हो, मतलब उसमें क्या कहा कि संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात जो है एक वाद आया 1965 में, उसमें भी कहा संशोधन किया जा सकता है। 1967 का गोरखनाथ वाद आया, उसमें भी कहा संशोधन जो है इसमें कह दिया कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। और 1973 में फिर दोस्तों इनकी एकीकृत व्याख्या, जिसे जो केशवानंद वाद कहते हैं, उसमें अभी मैं इन सभी वादों की चर्चा करूंगा, विस्तृत रूप से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अंत में जो निष्कर्ष निकल कर है कि मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है। इनमें दोस्तों युक्ति निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि युक्ति निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसको भी समझिएगा कि युक्ति निर्बंधन का क्या मामला है, तो इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि युक्ति निर्बंधन का जो सिद्धांत इस पर लागू होता है, इसकी दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे आपको क्या दिया गया है, आर्टिकल 19 के तहत क्या दिया गया है, आर्टिकल 19 के तहत जो है अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार क्या दिया गया है, वहां पर लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आपको यह स्वतंत्रता है कि आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो जज हो, चाहे आपके सामने कोई भी हो, इसकी आपकी क्या है, अधिकार है। परंतु अगर आपकी इस अभिव्यक्ति से क्या होता है दोस्तों, सांप्रदायिकता फैलती है। क्या फैलती है, सांप्रदायिकता फैलती है। अगर आपकी इस अभिव्यक्ति से क्या होता है दोस्तों, समाज में विद्वेष फैलता है, राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पहुंचता है, समाज में सदाचार को क्या पहुंचता है, खतरा पहुंचता है, तो दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों को क्या किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, आपके वहां अधिकार काम नहीं करेंगे। किसी परिस्थिति में देश में आपातकाल लगा हुआ है तो वहां पर भी मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं होंगे। आर्मी शासन लगा हुआ है, आर्मी कानून जैसे आपने सुना होगा, वो क्या नाम है भाई, जो असम साइड में हमेशा ही लगा रहता है, मुझे भी तुरंत मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मान लीजिए जैसे कोई एक्ट लगा हुआ, आर्मी शासन, मान लीजिए सैन्य प्रशासन के कानून लगे हुए हैं, तो वहां पर भी मौलिक अधिकार आपके क्या है, कारगर नहीं होते। ये सिद्धांत लागू होते हैं, उस स्थिति में क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपके अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, युक्ति निर्बंधन कहलाते हैं। जैसे कि आपको क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, धर्म की यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। परंतु अगर आप ऐसा धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं कि धर्म की यात्रा के दौरान जो पूरी सड़क जाम कर देते हैं और निकलने ही नहीं देते, वो हम क्या कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस स्थिति में आपके अधिकारों पर रोक लगाया जाएगा। अर्थात ये क्या है, युक्ति निर्बंधन का सिद्धांत लागू होता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि यह अत्यांतिक नहीं है। अत्यांतिक का मतलब होता है जिसकी दोस्तों कोई सीमा ना हो, यानी कि ये असीमित नहीं है, मौलिक अधिकार सीमित हैं, इनकी कुछ सीमा है और वो सीमा अगर आ जाएंगी तो आपके अधिकारों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने क्या देखा, मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य चर्चा की, और हम जो है अगले टॉपिक में फ्रेंड्स बात करेंगे। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी विस्तृत रूप से समझेंगे कि क्या, वहां पर समझेंगे मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता के बारे में देखेंगे, संशोधनीयता के बारे में देखेंगे।
चूंकि वो टॉपिक दोस्तों थोड़ा जटिल है, मैं उसे विस्तार से समझाना चाहता हूँ, इसलिए उसमें समय लगेगा। मैं इसके साथ में नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आगे पढ़ाऊंगा उसे। हालांकि छोटी क्लास बनेगी, आधा घंटा की समथिंग बनेगी, लेकिन यकीन मानिए समझ में आ जाएगा। और अगर आप पेपर देंगे तो उस टाइम पर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है तो आगे की क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारा अनुभव कैसे लगा।